हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिराइविंग फोर्स, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये पढ़ेंगे बेटा। ड्राइविंग फोर्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में भी बताया था कि ड्राइविंग फोर्स क्या होती है। द फोर्स आर द नेचुरल अर्ज यू कैन से विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टू अकर, जिससे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है। यानी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिस वजह से हो जाता है अपने आप, उस फोर्स या उस नेचुरल अर्ज को बेटा हम ड्राइविंग फोर्स या इसका एक और नाम है जिसे हम स्पॉन्टेनिटी भी कहते हैं। ड्राइविंग फोर्स और स्पॉन्टेनिटी ये भी हम इसे कहते हैं। तो ये हम आज पढ़ेंगे, कुछ क्राइटेरियाज पढ़ेंगे हम स्पॉन्टेनिटी के या ड्राइविंग फोर्स के एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो एज वी ऑल नो दैट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू अकर। जैसे मैंने आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस बेटा पढ़ाया है, वहां पे हमने बताया है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है अकर होने की। सो देयर मस्ट बी सम ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टू अकर। इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हो जाने के लिए कोई फोर्स रेस्पॉन्सिबल तो होगी ना, कि जिससे वो प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस कहलाएगा वो जिससे हो रहा है। So let's explain this criteria or this criterion, or you can say the driving force for this spontaneous process. चलिए बेटा इसके एक्सप्लेन करते हैं हम। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे लेट्स एक्सप्लेन क्राइटेरियन और ड्राइविंग फोर्स, criterion or driving force for this spontaneous process. SP means here shortly spontaneous process. सबसे पहला क्राइटेरिया जो हम लेंगे बेटा, फर्स्ट वन इट विल बी इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। क्राइटेरियन आप अपनी कॉपी पे भी लिखेंगे, क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। बेटा अगर आपको याद है तो मैंने आपको एंथैल्पी पहले पढ़ाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नाउ दैट व्हाट इज दिस एंथैल्पी। तो ये अब आप थोड़ा लिख के रखना कॉपी पे, ठीक है, क्योंकि मैं बीच में इरेज भी करता जाऊंगा इसे। क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप सबसे पहले याद रख लीजिए कि एंथैल्पी जिसे हम H कैपिटल से डिनोट करते हैं ये होती क्या है। तो डेफिनेशन याद आनी चाहिए आपको कि इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, PV, E plus PV, ओके, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होती है ये। अब ये क्या क्राइटेरिया यहाँ पे इंथैल्पी का बनेगा एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, ये हम पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी में हम ये बात आगे बताएंगे कि इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस, ठीक है, we have observed this commonly that a process, कोई भी प्रोसेस जो है ये हमारा हम सब का एक कॉमन एक्सपीरियंस है बेटा। ए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, कि एक प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, दैट इज फीजेबल प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, और स्टेबल हो सकता है। एक प्रोसेस स्टेबल हो सकता है, कोई भी चीज जब स्टेबल मानी जाए तो तब उसके पास एनर्जी जो है एसोसिएटेड वो कम होती है, उसके पास कम एनर्जी है होती है। यानी जिस चीज के पास एनर्जी कम है बेटा वो ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ, ये आपने याद रखना है। सो ए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और दैट इज फीजेबल और स्टेबल। एक प्रोसेस स्टेबल होता है, फीजेबल होता है, कब, ठीक है, कब होता है, व्हेन, जब उस प्रोसेस के पास, जब उस सिस्टम के पास, व्हेन इट हैज मिनिमम, व्हेन इट हैज मिनिमम एनर्जी एसोसिएटेड
एसोसिएटेड विद इट। जब उसके पास बेटा मिनिमम एनर्जी एसोसिएट होगी, जब उसके पास मिनिमम एनर्जी होगी, तो आप बताएंगे कि वो प्रोसेस जो है वो एक स्टेबल प्रोसेस है, यानी एक फीजिबल प्रोसेस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट व्हाट आई एम सेइंग जस्ट फोकस ऑन प्लीज। वंस अगेन मैं आपको बताऊंगा बेटा कि ये हमारा एक कॉमन सा तजुर्बा है कि एक प्रोसेस फिजिबल हो सकता है यानी सुटेबल हो सकता है जब उसके पास जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। चलिए दैट इज, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स इस तरह की लेते हैं जिनके पास जो प्रोसेस स्टेबल हों और जिनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हों। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होने का मतलब है कि जब वो प्रोसेस, ठीक है, स्टेबल बनेगा, इट मीन्स कि या फिर स्पॉन्टेनियस होगा, तो उसमें जो वर्क डन होगा, वर्क डन करने में वो उसकी एनर्जी जो है, स्टोर्ड एनर्जी जो उसके पास होगी, वो क्या होगी, वो खर्च होगी इन डूइंग द यूजफुल वर्क, यू कैन से। वो वर्क डन करने के लिए उस एनर्जी को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो भाई उससे एनर्जी का क्या हो जाएगा, अपने आप से उस प्रोसेस या उस सिस्टम से एनर्जी का ऐसा करने में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस का मतलब हो गया कि उस सिस्टम या प्रोसेस से एनर्जी जो है वो हो जाएगी डिक्रीज। क्या हो जाएगी, उससे एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अब डिक्रीज्ड एनर्जी, आप क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी हम बता रहे हैं, तो एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब हो गया इंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहां पे फिर डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन कब, जब एक प्रोसेस क्या होगा, स्टेबल होगा यानी फीजिबल प्रोसेस होगा, तो उसकी इंथैल्पी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज मतलब उसकी इंथैल्पी की वैल्यू जो होगी, डेल्टा एच विल हैव अ वैल्यू विच इज नेगेटिव। जो क्या होगी बेटा, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू ऑफ इंथैल्पी, इट मींस, इसका ये मतलब हुआ कि इंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू जो है विल फेवर, ये फेवर करेगी, विल फेवर द प्रोसेस, विल फेवर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, टू बी स्पॉन्टेनियस। बट दिस इज वैलिड so far as this statement is concerned। ये तभी तक वैलिड है जब तक मैं ये आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि एक प्रोसेस को स्टेबल होने के लिए उसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। इसके मुताबिक बता रहा हूं बेटा मैं, कि यहां पे हमें फिर पता चलता है कि ये जो एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है, ये एक प्रोसेस को फेवर करेगी स्पॉन्टेनियस होने के लिए। कुछ एग्जांपल्स बताते हैं, जैसे वी आल्सो हैव ऑब्जर्व्ड in our previous lectures that combustion of hydrogen is an exothermic। बेटा जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आए तो मतलब मैंने आपको बताया है, नेगेटिव वैल्यू एनर्जी की आने का मतलब है कि वो प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक। वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन अगर हम बताएंगे, हाइड्रोजन का कंबस्शन, हाइड्रोजन का बर्न होना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंड यू नो दैट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन को हमने एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी बेटा बताया हुआ है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि कंबस्शन ऑफ, एग्जांपल में हम बता रहे हैं कि कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन इज एन एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको मालूम है बेटा कि उसमें एनर्जी का लॉस होता है, यानी एनर्जी नेगेटिव होती है। नेगेटिव मीन्स ही लॉस हो गया। तो इट मीन्स कि combustion of hydrogen is an exothermic process and is also spontaneous। that means कि प्रोसेस जो है अगर ये एक्सोथर्मिक है तो फिर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। जहां तक अभी हमने पढ़ा इस कॉन्सेप्ट को कि एक प्रोसेस जो स्टेबल होता है उसके पास एनर्जी मिनिमम होती है। तो इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से हमको ये आइडिया मिला कि फिर इसका मतलब हो गया कि वहाँ जो प्रोसेस कंसर्न्ड होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक में हमको पता है कि एनर्जी का इवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन होता है, एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी इवॉल्व होती है।
उस प्रोसेस है उस सिस्टम से, तो जिसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल बता सकते हो बेटा कि फ्लो ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर डाउन हिल, जब वाटर फ्लो होता है, मैंने आपको ये एग्जांपल पीछे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बताई है कि वाटर जब फ्लो होता है डाउन हिल, तो हमने इसको बताया था कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। भाई अगर ये आपका कोई हिल है, ठीक है, इस हिल में अगर टॉप से वाटर नीचे की तरफ आ रहा है तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है, इट विल अकर एट इट्स डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। क्यों? बिकॉज इन डूइंग सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। किसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा? ये इस वाटर के साथ जो अपनी एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी होगी एट रेस्ट पे, जब ये वर्क करने लगेगा, जब ये नीचे की तरफ मूव होने शुरू हो जाएगा, तो वो एनर्जी इसके साथ जो होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो एंड दैट्स व्हाई इट विल गेट मिनिमम एनर्जी विद इट। तो इसके साथ क्या रह जाएगी? मिनिमम एनर्जी रहेगी। तो हम बोलेंगे कि प्रोसेस जो है, ये जो वाटर का नीचे की तरफ डाउन हिल मूव होना हुआ यहाँ पे, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा और एक स्टेबल प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। तो बेटा जो ये हम क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी कह रहे हैं यहाँ पे, सो फ्रॉम दीज एग्जांपल्स here it is concluded that to attain minimum energy, अगर आपको मिनिमम एनर्जी लानी है प्रोसेस या सिस्टम के अंदर, अगर मिनिमम एनर्जी लानी है आपने, यानी नेगेटिव वैल्यू अगर आपने लानी, इट मींस नेगेटिव वैल्यू, मिनिमम एनर्जी मींस नेगेटिव वैल्यू, और आप एंथैल्पी कह रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच के लिए, ठीक है, tendency to attain a minimum energy, that is negative value of delta H, will favor the process to be spontaneous in nature so far as these examples are concerned। जहाँ तक ये examples मैंने combustion of hydrogen gas या फिर flow of water downhill आपको बताया, इनके मुताबिक हमको ये समझ में आता है कि जो ये एनर्जी है बेटा, टेंडेंसी है किसकी? मिनिमम एनर्जी को अटेन करने की, ठीक है, वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी को अटेन करने की, वही रेस्पॉन्सिबल है इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बताने के लिए। व्हाई? बिकॉज एज दिस डिक्रीज इन एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू द वर्क, विल बी कन्वर्टेड टू डू द वर्क इन सच प्रोसेस। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि जब ये प्रोसेस या सिस्टम जिसको आप स्पॉन्टेनियस स्टेबल बोलोगे, इसके पास एनर्जी मिनिमम कैसे होगी? जब ये वर्क करेगा। भाई जब वर्क डन करेगा तो क्या इससे एनर्जी खर्च नहीं होगी? क्या ये एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो जब एनर्जी को यूटिलाइज करेगा तो उसके पास एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? जाहिर सी बात है कि अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा तो उससे एनर्जी जो है वो लॉस होगी, यानी डिक्रीज होगी। तो इट मीन्स हियर दैट द एंथैल्पी वैल्यू ऑफ दिस एंथैल्पी डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। अभी हमें ये समझ में आता है बच्चों कि डेल्टा एच का होना क्या जरूरी है अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो तो डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। अभी तक तो हमको ये समझ में आ गया कि डेल्टा एच का नेगेटिव होना यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एसपी में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक। बट वन थिंग मोर विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड बेटा, एक और चीज इंपॉर्टेंट इस पे ये है कि ये जरूरी नहीं है, ये कोई फाइनल क्राइटेरिया नहीं है एंथैल्पी का हमारे पास कि ये नेगेटिव ही हमेशा आपके पास आएगी और फेवर करेगी एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी एंड इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ यू कैन से फाइनल क्राइटेरिया फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑब्जर्व्ड many such processes which are endothermic but still
दे आर स्पॉन्टेनियस। हालांकि अभी तक तो हमको यह समझ में आया था कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना जरूरी है। डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव मतलब वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी हैं, कुछ प्रोसेसेस ऐसे भी ऑब्जर्व हुए हैं कि जो एंडोथर्मिक हैं, जिनमें एवॉल्व के बजाय हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और तब भी वो प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस हुए हैं, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहलाए हैं। और यही नहीं, बल्कि कुछ प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक भी हैं, ठीक है, और स्टिल दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस। हालांकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस को तो स्पॉन्टेनियस कह रहे थे हम। तो कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसे भी मिलेंगे बेटा कि जिनमें प्रोसेस एक्सोथर्मिक होने के बावजूद भी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी इज नॉट, आप कहेंगे ना कि क्राइटेरिया क्या बनेगा सर एंथैल्पी का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो आप बताएंगे जनरली स्पीकिंग इट इज नेगेटिव, जनरली स्पीकिंग डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, बट इट इज नॉट अ फाइनल क्राइटेरिया। ये कोई फाइनल क्राइटेरिया नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो एंडोथर्मिक हैं उसके बावजूद स्पॉन्टेनियस हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो एक्सोथर्मिक हैं लेकिन उसके बावजूद वो नॉन स्पॉन्टेनियस हैं। कुछ एग्जांपल्स इनकी डिस्कस करते हैं। कौन से वो प्रोसेस है, कोई एग्जांपल्स एक दो लेते हैं। फॉर एग्जांपल एवोपरेशन ऑफ वाटर। आप वीडियो को बेटा पॉज करके अपने आप से पूछिए, एवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर का एवोपरेट हो जाना, चेंज ऑफ स्टेट करना, ये लिक्विड से वेपर में बदलना, वाटर लिक्विड का एवोपरेशन ऑफ वाटर, या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस भी आप कह सकते हो। यहां पे मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। जब आइस मेल्ट होगी या जब वाटर एवापोरेट होगी तो हम इसको कहां पर गिनते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। कहां पे हम इसको काउंट करते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। ये एग्जांपल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये अपने आप हो जाए, दीज हैव नेचुरल अर्ज, नेचुरल टेंडेंसी टू अकर, टू टेक प्लेस एट देयर ओन, अपने आप ये हो जाते हैं एवापोरेशन ऑफ वाटर और मेल्टिंग ऑफ आइस जैसे प्रोसेसेस। बट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दीज प्रोसेसेस इज द रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन देम आर एंडोथर्मिक। क्या है बेटा? एक बार फिर से देखो, मैं कह रहा हूं कि एवापोरेशन ऑफ वाटर और मेल्टिंग ऑफ आइस जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो अभी आप जनरल सेंस के मुताबिक तुमको कहना चाहिए था कि स्पॉन्टेनियस हैं तो ये एक्सोथर्मिक होंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, ये कोई फाइनल क्राइटेरिया थोड़ी ना है। तो इस एग्जांपल में जो एवोपरेशन ऑफ वाटर या मेल्टिंग ऑफ आइस की हम बात कर रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जरूर है, वो अपने आप हो जाते हैं, दे टेक प्लेस एट देयर ओन, बट द रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन देम दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर, दे आर एंडोथर्मिक इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, उसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा इवॉल्व होने के बजाय। ठीक है बेटा, जैसे यहां पर हम बताएंगे कि एज एन ऑब्जर्व्ड केमिकल रिएक्शन हियर इज H2O is liquid. When you will heat it, it will get evaporated. Process of evaporation, process of vaporization will take place. Then it will get converted into H2O. That means gas. That means vapor. So water here have changes its state from liquid to gas. You know, it's a change of state also. So important thing is here that delta H change in enthalpy क्या आया? तो चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू मैंने आपको बताया बेटा कि अगर एनर्जी की वैल्यू प्लस में दी है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो। और अगर वो वैल्यू ऑफ एनर्जी आपको माइनस में दी हुई है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस माना जाता है। तो यहाँ इसमें ऑब्जर्व्ड रिएक्शन है बेटा ये, इसमें डेल्टा एच इक्वल्स टू प्लस 44 किलो जूल पर मोल दिया हुआ, जिसका मतलब ये हो गया कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह से अगर H2O सॉलिड है, जब ये आइस यानी है मेल्ट, जब ये होगी या आइस जब मेल्ट होगी तो तब ये क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा।
H2O लिक्विड दे देगा, लेकिन तब भी जो डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वो आएगी प्लस 5.86 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे बेटा एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब देखिए यहां से आपको क्या समझ में आ गया कि ये अभी अंडर प्रोसेस ही है। समझ आ रही है आपको बात कि यहां से क्या करेंगे बेटा, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी आप यहां पे देख सकते हो बेटा कि जिनमें अब यहां पर तो हमने देखा कि भाई जो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे ऑब्जर्व्ड हैं कि जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं लेकिन उसके बावजूद वो एंडोथर्मिक हैं। लेकिन कुछ प्रोसेसेस बेटा ऐसे भी हैं कि जो स्पॉन्टेनियस है लेकिन उनमें चेंज इन एंथैल्पी जो है वो जीरो भी है। कुछ ऐसे भी प्रोसेस हैं, जैसे आप यहां पे बताएंगे फॉर एग्जांपल रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड, अगर एसिटिक एसिड और इथेनॉल के बीच, एसिटिक एसिड और इथेनॉल के बीच रिएक्शन देखी जाए तो वो स्पॉन्टेनियस है। जैसे ही आप इन दो को एक दूसरे के कांटेक्ट में डाल देंगे तो ये अपने आप हो जाएगी रिएक्शन। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में डेल्टा एच कैलकुलेट करने बैठेंगे ये जीरो आएगी, नो चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज नाइदर इट विल बी एन एंडोथर्मिक प्रोसेस नॉर इट विल बी एन एक्सोथर्मिक। यहां ना ही हीट इवॉल्व होगी, यहां ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, यहां डेल्टा एच का कैलकुलेशन जीरो आएगा। अब सपोज कीजिए वीडियो को जरा पॉज कीजिए, अपने आप से जरा पूछिए कि जो मैंने आपको क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बताया आपको क्या समझ में आ गया? बच्चों आपने ये याद रखना है, कोई पूछे आपसे कि बताओ एंथैल्पी का क्या क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, आपने दो बातें बतानी है कि जनरली अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा एच देखिए नेगेटिव होना जरूरी है जनरल सेंस से, क्योंकि बहुत सारी एग्जांपल्स, बहुत सारे प्रोसेस मैक्सिमम ऐसे हैं कि जो एक्सोथर्मिक हैं और क्या है वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन ये कोई फाइनल क्राइटेरिया नहीं होता, ये भी साथ में बताना, बट इट इज नॉट अ फाइनल क्राइटेरिया बिकॉज देयर आर स्टिल सम प्रोसेसेस which are spontaneous but they are endothermic। वो spontaneous हैं लेकिन endothermic भी हैं exothermic के बजाय, ठीक है? तो लिहाजा ये बातें आपने यहाँ पे याद रखनी। और कुछ प्रोसेसेस बेटा ऐसे हैं जो exothermic हैं लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस है, हालांकि एक्सोथर्मिक को तो हम स्पॉन्टेनियस कहना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये बातें आपने यहाँ पे याद रखनी। हैंस नाउ इट इज फाइन, हम कंक्लूजन लिखेंगे बेटा, कंक्लूजन लिखेंगे क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी का। क्या हमने क्या कंक्लूड किया? हैंस इट इज कंक्लूडेड दैट डिक्रीज इन एंथैल्पी, अगर एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, दैट इज नेगेटिव साइन ऑफ डेल्टा एच। जिस भी एनर्जी में डेल्टा एच की साइन नेगेटिव आएगी, that is the negative sign of delta H cannot be considered, आप इसको नहीं मान सकते हो, cannot be considered as the final criterion for spontaneous process। आप इसकी नेगेटिव वैल्यू को एक फाइनल क्राइटेरिया नहीं कह सकते हो। फाइनली आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई फुल फ्लैज गारंटी के साथ आप नहीं कह सकते हो कि डेल्टा एच नेगेटिव ही जितना हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है। समझा रही बात? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। तो ये था क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। बेटा अब हम बोलेंगे एंट्रोपी के बेसिस पे, तो उसको आप सेकंड वन कहेंगे। तो आप लिखेंगे क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। क्या आपको एंट्रोपी याद होगी? वीडियो को पॉज कीजिए, पूछिए अपने आप से, एंट्रोपी होती है मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। रैंडमनेस क्या होती है? मैंने आपको कहा था जिस भी चीज को जितनी ज्यादा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलती है
मूव करने की फ्रीडम मिलती है, उसी को कहते हैं कि उसमें एंट्रोपी ज्यादा है। डिसऑर्डर उसी से हो जाएगा ना, जिसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ज्यादा होगा वो तो डिसऑर्डर्ड मैनर होगा, वो तो डिसऑर्डर्ड स्टेट होगी उस सबस्टेंस की। तो लिहाजा आप यहां पे बताओगे कि सर हमें मालूम है, मैंने आपको पढ़ाया है, ये समझाया मैंने आपको, दिस मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सबस्टेंस, जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं। बेटा क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी को पढ़ने से पहले आपको बेसिकली एंट्रोपी आना जरूरी है कि एंट्रोपी है क्या चीज, फिर तुम क्राइटेरिया एंट्रोपी के बेसिस पे फिक्स करोगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो आइए बेटा इसको हम यहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। एज वी ऑल नो दैट एवरी प्रोसेस हैज अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ लेस disordered state to a more disordered state। क्या बता रहा हूं मैं, जरा आप ध्यान दीजिए यहां पे मैं क्या बातें बता रहा हूं। क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, व्हेन अ प्रोसेस इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, एक प्रोसेस है, व्हेन अ प्रोसेस इज लेफ्ट, आप एक प्रोसेस को छोड़ देते हो, लेफ्ट टू इटसेल्फ, अपने हाल पे, अपने आप पे उसे छोड़ देते हो आप। When a process is left to itself, then it has been observed that this process has a tendency to move from less disordered state to the more disordered state। ये क्या मतलब है लेस डिसऑर्डर्ड स्टेट से मोर डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ ये मूव करता है, या एवरी प्रोसेस हैज अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ लेस डिसऑर्डर्ड, हर एक प्रोसेस जो है वो लेस डिसऑर्डर्ड से मोर डिसऑर्डर्ड की ही तरफ जो है वो मूव करता है। इसका क्या, व्हाट डज दिस मीन, यानी आप याद रख, जैसे हमने अभी बेटा पीछे क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी में एग्जांपल डिस्कस की थी, इवैपोरेशन ऑफ वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जेटिक होंगे जब वाटर क्या हो रहा हो, एवापोरेट हो रहा हो। जब वाटर को तुम हीट करोगे ना, तो इस वाटर में जो पहले वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थी, उनकी एनर्जी अब हीटिंग के बाद ज्यादा हो जाएगी। एज यू नो दैट दिस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है। तो यहां पे हम कहते हैं कि एवापोरेशन ऑफ वाटर के दौरान वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो ज्यादा एनर्जेटिक होंगे तो वो ज्यादा रैंडम होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। नॉर्मल वाटर को देखो, जिसको आपने एक कंटेनर लिया हुआ है, नॉर्मल वाटर रख दिया है, भाई हमें पता है वाटर लिक्विड है, इसमें कुछ गैप्स किए हुए वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब हम इसको इस स्टेट में लेके आते हैं, इस वाटर को जब हम हीट कर रहे हैं, यानी जब हम इवापोरेट कर रहे हैं वाटर को, तो तब इन वाटर के मॉलिक्यूल्स की, यहाँ नॉर्मल वाटर के बरक्स जो है इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और ज़्यादा एनर्जी होने का मतलब है कि इनके पास अब ज़्यादा गैप हो सकते हैं अवेलेबल, और उसी को बोलते हैं रैंडमनेस, उसी को बोलते हैं डिसऑर्डर। ये ज्यादा गैप करके आप यहां पे अवेलेबल हो जाएंगे जब आप इसको ऑपरेट करोगे, क्योंकि इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये जितना कम गैप किए हुए यहां नॉर्मल वाटर में थे, अब ये यहां पे ज्यादा गैप बनाए हुए जो है वो अक्कर करेंगे, ज्यादा गैप करेंगे, ज्यादा डिस्टेंस इनके बीच देखने को मिलेगा। तो बोलो इसकी कोई स्टेट का ऑर्डर जो था वो मेंटेन रह रहा है, या उसमें डिसऑर्डर आ रहा है, या वो चेंज हो रहा है, या वो बदल रहा है, और कोई अरेंजमेंट नहीं बन पा रहा है, उनका कोई अरेंजमेंट नहीं बन पा रहा। हाँ, कोई अरेंजमेंट नहीं बन पा रहा है, उसकी तरफ ये जा रहा है, ये एक डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? एक डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जा रहा है। और अगर इस डिसऑर्डर को हम यहां पे देखें नॉर्मल वाटर में, तो यहां पे ये डिसऑर्डरनेस लेस था, लीस्ट था, कम था। एवापोरेशन ऑफ वाटर में देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स के, वाटर मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ज्यादा हो जाने की वजह से ये डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है। दैट इज व्हाई वी से टू यू दैट अ प्रोसेस, every process has a tendency to move from a less disordered state to the
more disordered state when it is left to itself. ओके, तो यहां पे बेटा आपने ये चीज ध्यान रखनी है। तो जब ये लेस डिसऑर्डर्ड स्टेट से मोर डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जो है वो क्या होगा, मूव करेगा, हम ये कहेंगे हेंस वी कैन से दैट इट विल बिकम मोर रैंडम। इसी चीज का मतलब है कि ये ज्यादा रैंडम हो जाएगा। यानी नॉर्मल वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स को उतनी ज्यादा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं थी जितनी इन वाटर मॉलिक्यूल्स को इवापोरेशन ऑफ वाटर के दौरान में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, इट मीन्स दैट द प्रोसेस विल बिकम, इवापोरेशन वाला जो एग्जांपल था वाटर का, इट विल बिकम मोर रैंडम देन किसके कंपैरिजन में, देन द नॉर्मल लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो सच प्रोसेसेस दाउ एंडोथर्मिक। अब ऐसे प्रोसेसेस बेटा अगर एंडोथर्मिक भी हैं बट दे आर स्पॉन्टेनियस। ये एंडोथर्मिक जरूर हैं लेकिन ये क्या है, स्पॉन्टेनियस भी हैं। सिमिलरली हम कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। आप अमोनियम क्लोराइड साल्ट को अगर वाटर में ऐड अप करते हो, वाटर में डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो वहां पे जो आयंस बनेंगे अमोनियम क्लोराइड के वाटर के साथ डिसॉल्व करने से, तो जैसे ही तुम अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उसके आयंस फ्री हो जाएंगे। आयंस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जब तक ये वाटर में डिसॉल्व नहीं था तब इसके आयंस फ्री नहीं थे। तो जैसे ही आप इसको वाटर का मूड दोगे, वाटर मीडियम दोगे, तो ये डिसॉल्व होके क्या करेगा, इसमें एक्वस मीडियम आने से इसके आयंस जो है वो फ्री हो जाएंगे और वो मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग दिस अमोनियम क्लोराइड इन वाटर विल मूव फ्रीली। ये फ्रीली मूव करेंगे। फ्रीली मूव करेंगे तो रैंडमनेस, हम बोलेंगे कि इट विल बिकम मोर रैंडम। द प्रोसेस हियर विल बिकम मोर रैंडम। कौन सा प्रोसेस, जो तुम अमोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ कंटेनर में लेकर डिसॉल्व करोगे तो यहां अमोनियम क्लोराइड के जो आयंस होंगे वो रैंडमली मूव करेंगे, यानी फ्रीली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मच मिलेगा उनको। एंड दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज accompanied by an increase of randomness। अब ये प्रोसेस हो रहा है, अब ये अमोनियम क्लोराइड वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहा है और आयंस क्या हो रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, यानी इनमें मोर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिल रहा है यहां पे। तो इंक्रीज आ रही है रैंडमनेस में, इंक्रीज आ रही है डिसऑर्डर में, डिसऑर्डर्ड स्टेट में। तो दैट इज व्हाई दिस, इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट एंट्रोपी इंक्रीजेस। कि एंट्रोपी तो इंक्रीज हो रही, इसी रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को तो हम बेटा एंट्रोपी कहते हैं। तो इसका मतलब यहां हमें इन एग्जांपल्स में एंट्रोपी इंक्रीज देखने को मिल रही है। सो हियर वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट इफ, अगर क्या होगा, इफ डेल्टा एस, यू नो डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी, इफ डेल्टा एस सीम्स टू बी इंक्रीजिंग, अगर डेल्टा एस इंक्रीज हो रही है, इफ डेल्टा एस इंक्रीजेस, दैट इज इंक्रीज इन डेल्टा एस को हम मैथमेटिकली बेटा पॉजिटिव साइन से समझते हैं। दैट इज इफ इट बिकम्स, दैट इज इफ इट बिकम्स पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हो रही है डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू, देन द प्रोसेस, तो आपको मालूम होना चाहिए तब जो आपका प्रोसेस कंसर्न होगा, ठीक है, जिस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी, देन द प्रोसेस विल बी, वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अब आपने एक ही चीज याद रखनी है यहां पे, जो कंक्लूजन में हमने एंट्रोपी क्राइटेरियन में डिस्कस की, कि अगर बेटा आपसे कोई पूछे कि बताओ एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का क्या होना जरूरी है, तो आप अपने आप से भी पूछिए। अभी तक जो मैंने लेक्चर आपको दिया, देखो बेटा एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए। आपको मालूम है एंट्रोपी मींस मेजर ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ डिसऑर्डर, मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सब्सटेंस को एंट्रोपी कहते हैं। तो जितनी ज्यादा, और मैंने रैंडमनेस का मतलब आपको दूसरा बताया कि जितनी ज्यादा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उतनी ज्यादा एंट्रोपी। तो जब जितनी ज्यादा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होगी ना, तो तभी तो प्रोसेस
होगा। जब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होगी तुम्हारे सिस्टम में, तुम्हारे उस प्रोसेस कंसर्न में, उस सब्सटेंस के अंदर, तो फिर कहां का वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इट मींस कि मोर रैंडम प्रोसेस, इंक्रीज्ड वैल्यू इन द एंट्रोपी, जिसको हम दूसरे लफ्जों में बताएंगे, मोर रैंडम प्रोसेस, मोर डिसऑर्डर्ड स्टेट ऑफ अ मैटर विल फेवर द प्रोसेस टू बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आई होप कि आपको ये चीज़ पता अब लग गई हो कि मेरे एक्चुअल कहने का मतलब क्या है कि अगर एंट्रोपी की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर किसी चीज़ में रैंडमनेस ज़्यादा है, अगर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट किसी चीज़ में ज़्यादा है, तो आप बताएंगे कि उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। जैसे मैं सॉलिड लिक्विड गैस की बात करूं तो आप खुद से वीडियो को पॉज करके अपने आप से पूछिए, मैंने बड़ी बार आपको ये चीज़ बताई है कि सॉलिड में कंस्टेंट पार्टिकल बिल्कुल क्लोज होते हैं, तो यहाँ एंट्रोपी आप बताएंगे कि नेग्लिजिबल है, क्योंकि देखिए बहुत क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड्स में थोड़े से ये अपार्ट हैं, तो हम बोलेंगे कि नहीं, एंट्रोपी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। लेकिन गैस के केस में तो पार्टिकल काफी ज्यादा दूर होंगे। अब तीनों को कंपेयर करके आप क्या बोलोगे, गैसेज हैव मोर डिसऑर्डरनेस or freedom of movement as compared to the solid or liquid. That means in short you can say that gases have more entropy than solids and liquids. And liquids की अगर आप बताओगे तो they have intermediate value of this entropy, ठीक है, between this solid and gas you can say. Okay बेटा, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा आप ध्यान दीजिए, मैं लास्ट पे थोड़ा सा 1 मिनट में इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करता हूँ। बेटा आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्राइटेरियन, हमने ड्राइविंग फोर्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसका मतलब हो गया कि हम क्या क्या क्राइटेरिया रखेंगे इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, कोई प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बताने के लिए। तो हमने पहला क्राइटेरिया बताया क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, दूसरा बताया क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। लेकिन एंथैल्पी में मैंने क्या क्या बातें बताई, एंथैल्पी में थोड़ा सा 2 बातें आपने याद रखनी है कि जनरली स्पीकिंग तो ये नेगेटिव होता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि हर एक प्रोसेस के लिए जो है वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ही फेवर करेगी स्पॉन्टेनिटी के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो एंट्रोपी में तो आपको सीधा सीधा है कि एंट्रोपी में आपने याद रखना है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हो गया कि अगर एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रही है, अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, अगर एंट्रोपी बढ़ रही है, तो फिर आपका जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस कहलाता चला जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ करके हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के लेक्चर में इतना ही। लेकिन फाइनली आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और फोर्सबली नहीं बेटा, अगर आपको समझ आती है, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर्स को भी शेयर कीजिए, और ठीक है पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।